नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम अपनी शासन व्यवस्था की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे मुंडा शासन व्यवस्था, क्योंकि कल हमने पढ़ा था मुंडा मान की शासन व्यवस्था। ठीक है। अगर आपको 11 जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप और आपके पास सुविधाओं की कमी है तो आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ के पढ़िए और हम आपको आसान शब्दों में पढ़ाएंगे। और इतना कन्फर्म है कि हम आपको वादा करते हैं कि हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, वो भी एग्ज़ाम से पहले। और साथ में जब एग्ज़ाम के समय हम टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करेंगे, वो टेस्ट सीरीज़ लगा के आप आराम से, मतलब ये जो पेपर 2 है ना, आप 2 महीने या 3 महीने आराम से पढ़ के, मेरे नोट्स थे, आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि मैंने अपने नोट से ही पढ़ा था 7 to 10 जेपीएससी में और अच्छा स्कोर किया था मैं। ठीक है, मैं आपको मालूम है मेरा जो पेपर 1 था ना, पेपर 1 से ज़्यादा पेपर 2 में मेरा मार्क्स आया था। तो मैंने इतना अच्छे से इसको पढ़ा था और इतना अच्छा नोट्स बनाया था। मैं अपने नोट्स से ही पढ़ता हूँ, क्योंकि बुक्स में बहुत सारे फैक्ट दे रहते हैं, बहुत सारा क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर क्या है ना, हमें बस विद्वान नहीं बनना है, हमें पढ़ना है, हमें एग्ज़ाम निकालना है। तो उसके लिए मैं उतना ही पढ़ाऊँगा और उतना ही लिखता हूँ मैं अपने नोट्स में जितना ज़रूरी होता है, जितना आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। फालतू का पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में भरा हुआ रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्या है ना, मेंस भी देना है, तो मेंस के लिए आपको दिमाग खाली रखना पड़ेगा। मेंस का अलग है फॉर्मेट। ठीक है, तो इसको आप पहले से अगर कंप्लीट कर लेंगे, जो पेपर 2 का जो झारखंड ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो आपका सही रहेगा। ठीक है, और मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं पूरा सिलेबस मतलब 2 या 3 महीने, 2 या ढाई महीने में कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, और उसके बाद अपन टेस्ट सीरीज चलाएँगे, आप हमारे टेस्ट सीरीज में भाग लीजिएगा आराम से। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको भी लगेगा कि मैं कितना पका रहा हूँ, है ना। हाँ, अगर आप चाहते हैं मेरा हैंड रिटेन नोट लेने के लिए, तो आप आराम से मेरे हैंड रिटेन नोट ले सकते हैं। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। हम मुंडा मान की शासन व्यवस्था को पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे मुंडा शासन व्यवस्था। चलिए, जो मुंडा जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है, उनको हम मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो मुंडा जनजाति के लोग हैं, उनका जो प्रवेश हुआ था हमारे झारखंड में, वो 600 BC में हुआ था। और ये जो जाति है, वो कबीला में रहना ज़्यादा पसंद करती है। ठीक है, इसीलिए इनको कबीलाई समुदाय के रूप में भी जाना जाता है। और ये हमारे झारखंड के कोलेरियन समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, और इनकी जो प्रजाति है, वो प्रजाति को हम प्रोटो स्टोलाइट श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, क्योंकि अधिकतर जो जनजातियाँ हैं हमारे झारखंड में, वो प्रोटो स्टोलाइट श्रेणी में ही आती हैं। ठीक ना, और जो इनका मूल स्थान है, मतलब ऐसा माना जाता है कि जो मुंडा जनजाति है, वो तिब्बत से आए हुए हैं। ठीक ना, तिब्बत से घूमते 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 वो झारखंड में आके बस गए हैं। क्योंकि क्या है ना, कबीला का मतलब ही होता है ना, कबीलाई समुदाय के लोग घुमंतू होते हैं। तो समझिए कि वो किसी मतलब चारा के या फिर खाने होने के अभाव में घूमते 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 वो झारखंड में आ गए थे। ठीक है, इसलिए उनका जो मूल स्थान है उसको तिब्बत बोला जाता है। ये क्या है ना, ये जाति की जो बेसिक पॉइंट है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, की पॉइंट। इसको थोड़ा सा पढ़ने के बाद ना आप आराम से मुंडा शासन व्यवस्था को रिलेट कर पाएंगे। और ये आपका मालूम, जब आप पढ़ेंगे ना जनजाति, उसमें भी आपका काम आएगा। तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, ये जो 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 मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये की पॉइंट है, एकदम डायरेक्ट आ जाते हैं इसी क्वेश्चन। ठीक ना, चलिए। जो मुंडा जनजाति के लोग हैं, उनकी जो भाषाएं होती है, उस भाषा को मुंडारी भाषा बोलते हैं। ये तो आराम से याद हो जाएगा, मुंडा जनजाति मुंडारी भाषा। और ये अपनी भाषा को होड़ो जगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होड़ो जगर बोलते हैं। और ये जो हैं वो पितृ सत्तात्मक रहते हैं। ठीक ना, पितृ सत्तात्मक रहते हैं, मतलब पिता का ही पूरा वर्चस्व रहता है। मतलब जो पहले की सारी जनजातियाँ मतलब पितृ सत्तात्मक ही होती थी। ठीक है, अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता की जो जनजातियाँ हैं वो मातृसत्तात्मक थी, मगर जो हमारे यहाँ की पूरी जनजातियाँ हैं वो सब पितृसत्तात्मक हैं। ठीक ना, और इनका जो गोत्र है ये 240 है। ये कहीं कहीं पूछा जाता है, मगर ये आप याद रख लीजिएगा थोड़ा सा, बाकी काफ़ी है। आप बस इतना याद रखिएगा, 240 गोत्र होते हैं। ठीक है, चलिए हम नीचे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये मुंडा है। ठीक है, ये मुंडा लोग आए घूमते घूमते। ठीक ना, हमारे घूमते घूमते तिब्बत से आए। ये मुंडा लोग हैं, ये मुंडा का परिवार हो गया। ठीक है, और ये परिवार को अपना खूंट कहते हैं ये। ठीक ना, ये जो परिवार है उस परिवार को खूंट कहते हैं। अब ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि खूंट मतलब क्या होता है। तो खूंट मतलब एक परिवार होता है। जैसे मैं हूँ,
मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हो गए, तो ये मेरा परिवार हो गया। तो हम लोग एक खूंट के हो गए, ठीक ना। तो खूंट का तात्पर्य यही है कि एक परिवार, ठीक ना। चलिए, और जब खूंट हो जाते हैं ना, जब खूंट बहुत सारे खूंट हो जाते हैं जब, तो ये क्या हो ना, ये एक गांव का निर्माण करते हैं, जिसे खूंट कटी गांव कहते हैं, ठीक ना। और जो खूंट कटी गांव होते हैं वो धीरे धीरे, एक खूंट कटी गांव, 2 खूंट कटी गांव, 3 खूंट कटी गांव, 4 खूंट कटी गांव, जब बहुत सारे खूंट कटी गांव मिल जाते हैं तब ये खूंट कटी पंचायत का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जो उनका प्रमुख होता है उसको हम हाथू मुंडा बोलते हैं। इतना आपको समझ में आया। चलिए फिर से बोलते हैं। मुंडा है, मुंडा का परिवार बना, परिवार को हम खूंट कहते हैं। तो बहुत सारे परिवार भी बन गए, तो वो क्या हो गया ना, वो खूंट कटी गाँव हो गया। और ये गाँव को अपना किल्ली बोलते हैं, ठीक ना। तो खूंट कटी गाँव हो गया, और खूंट कटी गाँव से क्या हुआ ना, बहुत सारे खूंट कटी गाँव हो गए। तो बहुत सारे जब खूंट कटी गाँव हो गए, उससे क्या हो गया, खूंट कटी पंचायत बन गया। और खूंट कटी पंचायत का प्रमुख क्या हो गया, उसको मुंडा बोल जाते हैं। और हाँ, जो गाँव का प्रमुख हो गया वो मुंडा, और जो खूंटकटी पंचायत का प्रमुख हो गया वो हाथू मुंडा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, आपको मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि आगे जो स्लाइड आएगा उसमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ये बस ओवरव्यू है, वो इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। और हाँ, जो मुंडा है ना, जो मुंडा अगर आए हैं तो वो खेत बनाते हैं ना, खेत को काट के, मतलब क्या है ना कि बहुत सारे जंगल वंगल होते हैं ना, जंगल वंगल को काट के जो खेत बनाते हैं उसको खूंट कटीदार खेत कहा जाता है ना, खूंट कटीदार खेत। ये हमेशा याद रखिएगा। मुंडाओं के द्वारा जो निर्मित खेत होता है उसको खूंट कटीदार खेत कहते हैं, ठीक ना। और उनके द्वारा जो निर्मित ग्राम पंचायत होता है उसको खूंट कटी पंचायत कहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नीचे आगे बढ़ेंगे, मतलब नीचे वाले स्लाइड में आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा। चलिए, थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं ना। ओवरव्यू में क्या है, ये सबसे प्राचीन गणतंत्र व्यवस्था है, ठीक ना। ये प्राचीन है, बहुत पहले आए थे, तो 600 BC, मतलब ये बहुत प्राचीन व्यवस्था है, ठीक है। और जो मुंडा जनजाति में 3 विशेष स्थान होते हैं, ये हमेशा पूछा जाता है, और इस सब की जानकारी आपको रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि हर एक जनजाति पढ़िएगा तो ये आएगा ही आएगा, ये तीनों महत्वपूर्ण स्थल, ठीक ना। तो इनमें 3 विशेष स्थल होते हैं, जिसमें पहले स्थल को बोलते हैं सरना, ठीक है। सरना का मतलब क्या होता है, बहुत से लोग जानते भी होंगे, मगर हम मतलब बेस से पढ़ेंगे ना, नीचे रूट लेवल से पढ़ेंगे। तो सरना का मतलब ये होता है कि सरना में गांव के देवता निवास करते हैं, मतलब ग्राम देवता को जो निवास स्थल होता है उसको सरना बोलते हैं। और कहीं कहीं देखिएगा ना, गांव में जहाँ सरना है ना, वहाँ बहुत सारे 2-3 ठो पेड़ या 4 ठो पेड़ों का झुंड होता है, और उसमें एक चबूतरा टाइप का बना हुआ रहता है। वहाँ जो जनजाति लोग हैं वो उनकी पूजा करते हैं, ठीक ना। उसी स्थल को सरना बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। जहाँ हमारे ग्राम देवता का निवास रहता है उसको सरना बोलते हैं, और ग्राम देवता का निवास गांव के ही अंदर रहता है, ठीक ना। चलिए, अब सेकंड क्या है, सेकंड है अखड़ा। अखड़ा क्या होता है, अखड़ा का मतलब है कि ग्राम पंचायत की बैठक जहाँ होती है, मतलब ये एक ऐसा जगह होता है जो गांव के बीचों बीच होता है। जैसे पूरा गांव है, गांव के बीचों बीच अखड़ा होता है, ठीक ना। और ये अखड़ा में जो नाच गान होता है, सामूहिक कार्यक्रम होता है, सब चीज़, जितना भी गांव का जो कार्यक्रम है, सामूहिक कार्यक्रम, वो सब अखड़ा में होता है, ठीक ना। यहाँ पंचायत की बैठक भी लगती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अखाड़ा किसे कहते हैं। चलिए, और तीसरा क्या है, शासन, ठीक है। शासन किसको बोलते हैं, शासन का आप सामान्य मतलब समझिए कि समाधि स्थल, ठीक है। समाधि स्थल मतलब जहाँ जलाते हैं ना, शवों को जलाया या फिर दफनाया जाता है उस स्थान को, ठीक ना, उसको समाधि स्थल बोलते हैं। और उसी को हम लोग समाधि स्थल बोलते हैं, लेकिन ये मुंडा जनजाति में उसे शासन बोला जाता है, ठीक है। और एक और की पॉइंट आप याद रखिएगा, समाधि स्थल पर पत्थर के शिला रखे जाते हैं, मतलब पत्थर के जो शिला रखे जाते हैं। हमारे यहाँ भी एक ठो, अब देखिएगा, जैसे कि हमारे यहाँ क्या है ना, ये जो बनाते हैं ना, तो एक बड़ा सा वो पत्थर टाइप का रख देते हैं या फिर सीमेंटेड कर देते हैं। उसी टाइप के इस जनजाति में भी ये शिलाएँ बन रखी जाती थी, मतलब जो दफनाया ना, कब्र के सामने शिलाएँ रखी जाती थी, जिससे पता चलता था कि उस आदमी का कब्र यहाँ है। और उसी शिला को हम शासन दीरी बोलते थे। जो शिला रखते हैं उसको शासन दीरी बोलते हैं। मतलब ये जैसे कि अपन दफना दे, ठीक है, और जो यहाँ पे जो पत्थर रखते हैं, और इस पत्थर को ही शासन दीरी बोला जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सरना क्या होता है, अखड़ा क्या होता है, मतलब शासन क्या होता है, अखड़ा क्या होता है, और सरना क्या होता है। सरना मतलब जहाँ ग्राम देवता निवास करते हैं, अखड़ा मतलब जहाँ पंचायत की बैठक होती है, और शासन जहाँ समाधि स्थल, जहाँ शव को दफनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं।
ये आप याद रखिएगा, ये जो युवागिरी है ना, ये आपको कन्फर्म याद ही रखना पड़ता है, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था ना, 2016 में घोटुल पूछ लिया गया था, घोटुल नहीं, धूमकुड़िया पूछा गया, धूमकुड़िया। तो धूमकुड़िया उरांव का युवागिरी है, तो ये भी आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गतियोड़ा किस जनजातियों से संबंधित है, किस जनजातियों का युवागिरी है। तो आप याद रखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट। तो आपको याद करना ही पड़ेगा, आपको सभी जनजातियों को याद करना पड़ेगा। क्या है ना, मैं एक चार्ट दे दूंगा आपको, जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो एक चार्ट दे दूंगा, सबका ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे याद करना है, ठीक है। नहीं तो अभी तो याद हो जाएगा, बाद में भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे आ जाएंगे ना, बहुत सारे जनजातियों के बहुत सारे युवागिरी आ जाएंगे। तो मैं आपको चार्ट दे दूंगा और ट्रिक भी बता दूंगा, आप आराम से याद कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आप याद रखिए कि उनके जो युवागिरी हैं उसको गतियोड़ा बोला जाता है। इसमें क्या होते हैं, युवाओं को परीक्षण दिया जाता है, मतलब प्रशिक्षण दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। अब चलिए थर्ड, ये जो की पॉइंट है, कार्य, मतलब पेशा क्या है उन लोग का, कैसे अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। तो क्या है ना, वो कृषि करते हैं, जो मुंडा जनजाति के लोग हैं वो कृषि करते हैं, और जंगल को साफ करके खेत बनाते हैं, ठीक ना। जैसे कि बहुत सारे जंगल है तो उसको काट काट के वो लोग अपना खेत बनाएंगे, और उस खेत को, जो खेत बना ना, जैसे ये जंगल है, पूरा जंगल है, ये जंगल है, जंगल है, जंगल, और जंगल को ये काट दिए, तो जंगल को काट दिए तो एक खेत निर्मित हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, इसी खेत को खूट कटी खेत बोलते हैं, ठीक है। और उनके जो गांव होता है, जो खुटकटी भूमि जो मुंडा लोग बनाते हैं, वो लोग अपने गांव बसाते हैं, उसी गांव को खुटकटी गांव बोलते हैं, ठीक है। ये छोटा सा की पॉइंट है, मैंने ऊपर भी आपको समझाया है इसको, ये खुटकटी गांव और खुटकटी खेत। और नीचे भी मैं एक स्लाइड में समझाऊंगा, जब शासन व्यवस्था को पूरा स्लाइड लूँगा तो ये नीचे, ये देखिए, ये नीचे शासन व्यवस्था आएगा ना, इसमें आप पूरा समझ लीजिएगा। चलिए, हाँ, तो थर्ड ये क्या है, थर्ड अब देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, जो मुंडाओं की जो शासन व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर पे होता है। जैसे कि अपन समझ लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ये हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इसी टाइप का मुंडाओं में भी होता है। ग्राम पंचायत, पट्टी पंचायत, पढ़ा पंचायत, और पढ़ा पंचायत एकदम सर्वोच्च होता है, ठीक ना। ये सबको विस्तृत रूप से हम नीचे पढ़ेंगे, आप बस ओवरव्यू ले लीजिए कि ग्राम पंचायत का प्रधान मुंडा होता है, ठीक है, और पट्टी का प्रधान मानकी होता है, और पढ़ा पंचायत का प्रधान पढ़ा राजा होता है, ठीक है। चलिए अब नीचे जिस स्लाइड में हम पढ़ेंगे ना, उसमें आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मुंडा मान की शासन व्यवस्था का ये जो पूरा है, ये आप देख सकते हैं किस टाइप से है। तो हम क्या करेंगे ना, हम नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, हम नीचे से पढ़ेंगे तो ये सही रहेगा। हम पहले स्तर, मतलब पहले स्तर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले हम ग्राम स्तर पढ़ेंगे, फिर पट्टी पंचायत पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ा पंचायत पढ़ेंगे। मतलब ग्राम पंचायत से स्टार्ट करते हैं, जैसे इसको अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलेंगे, ये आपका हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, ये हाई कोर्ट हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया, तो ऊपर वाला सुप्रीम कोर्ट हो गया आपका, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट समझ लेंगे। इसी टाइप का आप खुद से रिलेट कर सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 भी बोल के कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ग्राम पंचायत से, ठीक है। तो ग्राम पंचायत हम आराम से पढ़ते हैं आसान शब्दों में, ठीक है। ये देखिए ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत को हम खूटकटी पंचायत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत को हम खूटकटी पंचायत भी कहते हैं। और हाँ, इनको हातू पंचायत भी बोला जाता है। ये मैं भूल गया हूँ लिखने के लिए, मगर हाँ, जब मैं नोट्स दूंगा उसमें लिखा हुआ रहेगा, हातू पंचायत बोलते हैं, आप याद रखिएगा। जो ये खूटकटी पंचायत को ही हातू पंचायत के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हातू पंचायत। चलिए अब इसके प्रमुख अधिकारियों की बात करेंगे, ठीक है। किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए अधिकारी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब हर एक पंचायत में कुछ न कुछ अधिकारी होते हैं, तो उसी अधिकारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला अधिकारी देखिए, मुंडा। मुंडा कौन होते हैं, जैसे मुंडा गांव का प्रधान होता है। जैसे हमारा जो खूटकटी गांव हो गया, ये खूटकटी गांव हो गया ना, इस गांव का प्रधान जो होगा वो मुंडा होगा, ठीक है। जो यहाँ वही लिखा हुआ है कि मुंडा गांव का प्रधान होता है, वो पंचायत का प्रधान नहीं होता, गांव का प्रधान होता है। और पंचायत कब बनता है, तो जब छोटे छोटे जो जो मुंडा गांव, खूटकटी गांव मिल जाएंगे तो इसको खूटकटी पंचायत बोलेंगे। और इसका जो मुखिया होगा वो उसको हाथू मुंडा बोलते हैं। समझ में आया आपको, ये ग्राम पंचायत का प्रधान है, और ये मुंडा बस गांव का प्रधान है। ये छोटा सा ना, इस गांव का प्रधान कौन है, इस गांव का प्रधान मुंडा है। और ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा जो पंचायत बन गया, उसका प्रधान कौन है, ये हाथू मुंडा है। ये हमेशा ध्यान में रखिए, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। चलिए इसके अब सेकंड अधिकारी के पास हम पहुंचते हैं। सेकंड अधिकारी कौन है, इसका पाहन है। पाहन इसका सेकंड अधिकारी। पाहन का क्या काम है भाई, तो पाहन मुंडा का सहयोगी होता है। मतलब मुंडा अगर नहीं रहे ना,
इतना समझ लिया कि अगर मुंडा कहीं अनुपस्थित है या फिर मुंडा को किसी चीज़ में दिक्कत हो रही है, सलाह लेना है, तो उस सारे जो काम है वो पाहन करेगा, ठीक ना। पाहन उनका सहयोगी रहेगा। और पाहन पूरे पंचायत का धार्मिक प्रधान होता है। मतलब धार्मिक मतलब जितना भी पूजा पाठ कराना, मतलब किसी भी कार्य को संपन्न कराना या फिर अनुष्ठान कराना, ये सब काम पाहन के ही जिम्मे में आता है। पाहन का यही काम, मतलब पाहन को आप समझ लीजिए पुजारी है। मतलब अगर हम आज की जनरेशन देखें तो पुजारी है ये, ठीक है, गांव का पुजारी है, सभी गांव का पूजा पाठ यही करेगा। तो मुंडा जनजाति में पुजारी को पाहन बोलते हैं, ठीक। अब देखिए पाहन को क्या है ना, पाहन को भूमि दी जाती है, जैसे डाली कटारी भूमि। अब डाली कटारी भूमि कब दी जाएगी, अब याद रखिएगा ना, ये डाली कटारी भूमि और भूत केता भूमि, ये आप आराम से आसान शब्दों में समझिए, ये क्वेश्चन पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाली कटारी भूमि किसको बोलेंगे, जैसे कि गांव में कोई पूजा पाठ हुआ, जैसे गांव में पूजा हुआ, पाठ हुआ, या फिर गांव की शांति बनाने के लिए पूजा हुआ, जैसे भूत प्रेत को भगाना हुआ, उसके लिए भूत प्रेत को भगाना नहीं, मतलब किसी गांव को शांति के लिए जो पूजा पाठ कराया गया, जैसे यज्ञ कराया गया, कुछ भी कराया गया, तो वो सब के लिए जो भाई जो सैलरी मिलेगी ना, उनको सैलरी के रूप में उनको डाली कटारी मतलब भूमि दी जाती है। और उस भूमि को हम डाली कटारी भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, तो डाली कटारी भूमि कहते हैं। मतलब गांव में पूजा पाठ और शांति संबंधित जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसको संचालित करने के लिए उनको डाली कटारी भूमि दी जाती है सैलरी के रूप में, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि पूजा पाठ गांव में शांति बनाए रखने के लिए दान की गई भूमि जो लगान मुक्त होती है, इसमें लगान नहीं देना है, लगान मुक्त होती है, उसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे। अब आपको भूत खेता भूमि बताता हूँ। भूत खेता भूमि, चलिए हम पढ़ते हैं। भूत खेता भूमि क्या होता है, भूत प्रेत से बचाने हेतु, मतलब भूत प्रेत से बचाने के लिए जो किया गया पूजा है उसके बदले में दी गई भूमि। आप समझे। अगर जैसे आपको कोई भूत पकड़ लिया और भाई वो क्या है ना, वो तांत्रिक है, ठीक है, पाहन आया, पाहन अपने विद्या से उस भूत को भगा दिया, उसके लिए आप उसको सैलरी देंगे या कुछ भी देंगे, और उसके लिए अगर आप उसको भूमि देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, भूत खेता भूमि। और ये भी भूमि लगान मुक्त होती है। मतलब अगर हम बोला जाए तो भूत प्रेत को भगाने के लिए जो भूमि दी जाती है उसको हम भूत खेता भूमि बोलते हैं पाहन को। तो आप याद रखिएगा, डाली कटारी भूमि और भूत खेता भूमि, ये आप दोनों इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा इसको याद रखिएगा। चलिए, जो इसके तीसरे हैं, मतलब जो इसके चौथे अधिकारी हैं, चौथे अधिकारी के बारे में हम पढ़ेंगे। चौथा अधिकारी कौन है इसका, तो चौथा अधिकारी है इसका, चौथा अधिकारी पनभरा है, ठीक ना। पनभरा इसका चौथा अधिकारी है। पनभरा का क्या काम है, तो पनभरा पाहन का सहयोगी होता है। मतलब आप समझ रहे हैं, पनभरा है वो पाहन का सहयोगी है। ये जो कि पाहन है हमारा, पाहन का सहयोगी के रूप में पनभरा काम करता है। जैसे अगर पाहन अनुपस्थित है उस जगह पे पनभरा भी उस काम को कर सकता है। अगर पाहन की अनुपस्थिति में धार्मिक कार्य संपन्न कराना, जैसे शांति कराना, पूजा पाठ कराना, विशिष्ट पूजा कराना, ये सब अगर पाहन अनुपस्थित है या फिर अपनी बहन के घर चला गया, बेटी के घर चला गया या फिर बीमार हो गया, उस स्थिति में पाहन का जो कार्य होगा वो पनभरा करेगा। याद रखिएगा, समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड, जो सबसे लास्ट अधिकारी आता है उसको महतो बोलते हैं। ये मालूम है, बहुत सारे बुक में देखा, कहीं कहीं ये महनो किसी किसी बुक में महतो का जिक्र ही नहीं है, मगर किसी किसी बुक में महतो का जिक्र है। तो चलिए हम महतो को वही पढ़ लेते हैं। तो महतो का जो काम होता है वो संदेश वाहक के रूप में होता है। जैसे हाथू मुंडा, जैसे हाथू मुंडा हो गया ना, हाथू मुंडा किसी चीज़ का किसी नियम को बनाया या फिर कोई नियम पारित किया, तो उसको पूरे गांव में सबको बताने का काम कौन करता है, महतो करता है। और महतो क्या है ना, अब मैं आपको बताता हूँ। महतो पाहन और हाथू, मतलब पाहन और मुंडा दोनों का सहयोगी होता है। मतलब पाहन और हाथू मुंडा दोनों का सहयोगी कौन होता है, महतो होता है। महतो से कोई भी सलाह मशवरा किया जा सकता है, ठीक है। जैसे ये अपना हाथू मुंडा हो गया, ये हाथू मुंडा और ये पाहन, ये दोनों का सहयोगी के रूप में हम महतो को रखते हैं। और ये संदेश वहाँ का सबको संदेश भी पहुँचाता है कि कहाँ क्या है, कब कब मीटिंग होगा, कब पंचायत होगा, क्या क्या पंचायत में हुआ है, ये सब काम ये महतो करता है, ठीक है। आपको पता चल गया कि महतो का क्या काम है। ये संदेश वाहक और मुंडा एवं पाहन का सहयोगी के रूप में कार्य करता है। चलिए, ये तो आपको पूरे समझ में आ गया होगा कि पूरे शासन व्यवस्था। तो हम अब दूसरे लेवल 2 पे चलेंगे। लेवल 2 क्या है भाई, अपन ग्राम स्तर पढ़े थे। लेवल 2 क्या है, पट्टी स्तर। अब पट्टी पंचायत का क्या काम है, जैसे ग्राम पंचायत में कोई विवादों का निपटारा नहीं हो पाया, ठीक है। जैसे कि अब देखिए, ये मेरा गांव है, ये आपका गांव है,
और बीच से रास्ता पार हो रहा है। अपन बोल रहे हैं यह रास्ता पर आपका अधिकार है और ये बोल रहा है कि मेरा अधिकार है, तो दोनों का जैसे विरोध हो गया। तो मतलब अगर अंतर जातीय पंचायत का जो विवाद है उसको निपटाने का काम कौन करता है? पट्टी पंचायत करता है। मतलब खूट कटी, और ये मालूम ये बहुत सारे कई खूट कटी गाँवों को मिलाकर बनाया जाता है। कितने? कई खूट कटी गाँवों को मिलाकर बनाया जाता है, और ये दो या दो से अधिक गाँवों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा करता है। वही जैसे कि ये मेरा घर है, ये मेरा पंचायत है, ये आपका पंचायत है, बीच से रास्ता जा रहा है, दोनों अधिकार दे रहे हैं, तो इसी का जो जो विवाद होगा उसको निपटाने का काम कौन करता है? पट्टी पंचायत करता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और हाँ, अब चलिए, इनका जो प्रमुख होता है उसको मानकी कहते हैं, ठीक है। जो पढ़ा पट्टी का प्रमुख होता है वो मानकी होता है, और ये वंशानुगत पद है, ठीक है। ये वंशानुगत पद है, मतलब एक वंश से ही चला आ रहा है। जैसे कि ये मैं हूँ, मैं अगर मानकी हूँ तो मेरा बेटा भी मानकी होगा, मेरे बेटे का बेटा भी मानकी होगा। ये वंशानुगत है, मतलब वंश के हिसाब से चलता आ रहा है, ठीक है। और मैं बता दूं, आपका जो आप ग्राम स्तर पे देखे थे, ये जो मुंडा जनजाति है ही नहीं, मुंडा जनजाति के जितने भी अधिकारी हैं सब वंशानुगत होते हैं, मतलब सब पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि दोनों के दोनों सब के सब वंशानुगत है, ठीक ना। चलिए, पट्टी पंचायत आपका खत्म हो गया। पट्टी पंचायत लेवल टू क्या है? पट्टी पंचायत कई खूंटदार गाँवों को मिलाकर बनाया जाता है, और दो से अधिक गाँवों के विवादों का निपटारा कौन करता है? पट्टी पंचायत करता है, जिसका प्रमुख मानकी होता है और ये वंशानुगत होता है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे लेवल 3 में। अगर यहाँ, अब देखिए, अब क्या है ना, पट्टी पंचायत में कोई आ गया विवाद, अब ये पट्टी पंचायत का विवाद सुलझ नहीं रहा है मानकी से। अब मानकी कहाँ हस्तांतरित करेगा? तो मानकी इसको भेज देगा पढ़ा पंचायत के पास। किसके पास भेजेगा? तो मानकी उठा और मानकी बोला कि ये आप ले जाइए पढ़ा पंचायत के पास। मानकी इसको ये पूरा जो विवाद को भेज दिया पढ़ा पंचायत के पास। मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हाई कोर्ट का जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट से नहीं बना तो, ठीक है। चलिए, अब पढ़ा पंचायत पढ़ेंगे। पढ़ा पंचायत सबसे सर्वोच्च पंचायत होता है, मतलब सबसे सर्वोच्च, इससे ऊपर कोई पंचायत नहीं है मुंडा शासन व्यवस्था में, ठीक है। ये सर्वोच्च प्राधिकरण, अब इनका जो निर्णय होगा वो सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए हम पढ़ा पंचायत। अब पढ़ा पंचायत क्या होता है भाई? तो पढ़ा पंचायत क्या होता है ना, 20-25 पट्टी को मिलाकर जो पंचायत बनाया जाता है उसको पढ़ा पंचायत करते हैं, ठीक है। क्या बना? अब देखिए, गांव था, बहुत सारे गांव को मिलाकर खूटकटी गांव बनाया गया, मतलब खूटकटी पंचायत बनाया गया, और बहुत सारे खूटकटी पंचायत को मिलाकर पट्टी बनाया गया, और बहुत सारे पट्टी को मिला के पढ़ा बनाया गया। अब समझ में आया? ये सीक्वेंस है, ठीक। चलिए, तो हम पढ़ा देख रहे हैं। पढ़ा क्या है? 20 से 25 पट्टियों को मिलाकर एक पढ़ा का निर्माण किया जाता है, पढ़ा पंचायत का निर्माण किया जाता है, ठीक है। और इसका जो प्रमुख होता है, इसका जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता है वो कौन होता है? सबसे प्रमुख अधिकारी उसका पढ़ा राजा होता है। और पढ़ा राजा के क्या होता है ना, पढ़ा राजा का चुनाव होता है, पढ़ा राजा निर्वाचित होते हैं। बाकी सारे जो अधिकारी हैं वो सब वंशानुगत होते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि इस निर्वाचित होने का कार्यक्रम सिर्फ पढ़ा राजा में होता है। पढ़ा राजा को निर्वाचित किया जाता है, मतलब चुना जाता है। चलिए, और ये पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है। और जो पढ़ा पंचायत का जो शासन व्यवस्था उसको चलाने के बहुत सारे प्रमुख अधिकारी होते हैं, जो प्रमुख अधिकारी होते हैं, और वो सब सहयोगी होते हैं, वो सब वंशानुगत होते हैं, ठीक ना। बस केवल पढ़ा राजा ही निर्वाचित होता है, इतना आप याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे उनके प्रमुख अधिकारी, जो पढ़ा पंचायत के प्रमुख अधिकारी में आ जाता है कर्ता। अब ये कर्ता कौन है? कर्ता का क्या काम है? तो कर्ता क्या करता है? आदेशों को प्रसारित करता है। अगर कोई आदेश दे दिया पढ़ा राजा, तो उसको प्रसारित करने का काम, उसको संपन्न करने का काम कौन करेगा? वो कर्ता का कार्य है, ठीक है। दूसरा अधिकारी कौन है? दीवान। दीवान क्या है? दीवान मुख्य सलाहकार है, ठीक ना। वो विवादों का अगर निपटारा नहीं हो पा रहा है, या फिर पढ़ा राजा उस विवाद में कुछ सलाह लेना चाहते हैं, तो उस मतलब प्रमुख मुख्य सलाह कौन देगा? तो मुख्य सलाह का कार्यक्रम है वो दीवान देगा। दीवान उनको सलाह देगा, निर्देशित करेगा कि ऐसे से करिए, ऐसे से करिए, ये हो सकता है, ठीक है। मगर बाध्य नहीं कर सकता कि आप मेरी सलाह को मानिए, बस सलाह दे सकता है, ठीक। पांडे का क्या काम है? तो पांडे सचिव का काम करता है। लेन देन हो गया, ये सब सचिव का काम करता है। आय व्यय लेन देन सब चीज़ का काम सचिव करता है, मतलब पांडे काम करेगा, ठीक है। जो मतलब इसको बोलते राजस्व अधिकारी बोल सकते हैं, पांडे को राजस्व अधिकारी बोल दीजिए, राजस्व अधिकारी
मतलब जितना भी आपका जैसे कि लगान वगान वसूलना हुआ, पैसा कौड़ी का बात हुआ, आय व्यय हुआ, सब का लेखा जोखा सचिव रखेगा आपका, पांडे रखेगा, मतलब राजस्व कर्मचारी हो गया ये। लाल क्या होता है भाई? लाल लाल क्या होता है? वो पढ़ा राजा का वकील होता है। जो बात विवाद होगा, जैसे कि दोनों पंचायत होंगे, दोनों पंचायत पे जो बात विवाद होगा वो सबको राजा को अवगत कराता है। कौन? लाल। लाल बताएगा किस में क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या दिक्कत है, ये सब जो है ना वो लाल करेगा। लाल को हम वकील बोलते हैं, पढ़ा राजा का वकील। चलिए, दरोगा मतलब आप समझ ही रहे हैं, सैनिक होगा। कोतवाल भी आप वही समझ रहे हैं। और जो घटवाल होते हैं, घटवाल भी सैनिक ही होते हैं, ठीक ना। क्या है ना कि बहुत सारे अधिकारी होते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, दरोगा, कोतवाल और घटवाल एक ही वो में आते हैं, मतलब एक ही प्रशासनिक व्यवस्था टाइप का है, ठीक ना। दरोगा का कुछ अलग काम है, कोतवाल दरोगा से ऊपर रहते हैं, घटवाल सैनिक होते हैं। मतलब देखा जाए तो कोतवाल सबसे ऊपर, फिर दरोगा, फिर नीचे घटवाल आते हैं, ठीक ना। तो घटवाल सैनिक हो जाते हैं, सैनिक के ऊपर दरोगा हो जाएगा, दरोगा के ऊपर कोतवाल हो जाएगा। अब आप समझे? चलिए, आप समझ गए होंगे। पहले सैनिक, घटवाल, फिर उसके बाद दरोगा आएगा, ठीक है। दरोगा के बाद फिर कोतवाल आएगा। तो इनका जो मतलब प्रशासनिक व्यवस्था होता है ना, जैसे कि पुलिस वाली प्रशासनिक व्यवस्था, ये तीनों उससे कनेक्टेड है, तीनों। चलिए, और जो लास्ट वाला होता है वो बरकंदाज होता है। बरकंदाज पुलिस का कार्यकर्ता होता है, मतलब पुलिस का कार्यक्रम करते रहता है, पुलिस का, जैसे मुंशी उनसी होता है ना पुलिस स्टेशन में, वही बरकंदाज होता है। जो पुलिस स्टेशन में कार्यक्रम करता है ना, वही कार्य करता है वो, ठीक ना। पुलिस का कार्य करता है, पुलिस का काम करने वाला बरकंदाज होता है। चलिए, आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कहाँ क्या क्या है। चलिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि पहले हमारा क्या था। पहले ग्राम सभा था, मतलब ग्राम पंचायत था। दूसरा, बहुत सारे ग्राम पंचायत हो गए तो हम पट्टी पंचायत क्या किए। पट्टी पंचायत, बहुत सारे पट्टी पंचायत हो गए तो बहुत सारे पट्टी पंचायत को मिला के पढ़ा पंचायत बनाया गया, ठीक ना। और जो ग्राम स्तर में मुंडा गांव का प्रमुख हो गया, हाथू मुंडा ग्राम पंचायत का प्रमुख हो गया। इसके जो अधिकारी होंगे उसको भी आप देख लीजिए आराम से, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, हम टेस्ट लगा लेते हैं कि हम कितना पढ़े हैं, तो हमें मालूम चल जाएगा कि हम कितना पढ़े हैं, किस किस स्तर पे पढ़े हैं। देखिए, पहला ग्राम स्तर, दूसरा पट्टी पंचायत, तीसरा क्या होता है? पढ़ा पंचायत, ठीक है। और हाँ, एक और है कि पढ़ा राजा के ऊपर मुंडा राजा होते हैं। ऐसे तो पढ़ा राजा को ही मुंडा राजा होते हैं, मतलब मुंडा राजा कहा जाता है, मतलब मुंडा राजा सर्वप्रथम होते हैं। मगर कभी कभी क्या होता है ना, अगर जैसे कि 20 पट्टी पंचायत हो गया, अलग हो गया, ये 20-25 अलग हो गए, पढ़ा अलग अलग हो गया, तो वो सबसे ऊपर, मतलब सबसे ऊपर अगर ये लोग नहीं भी कर पाए ना, तो एक सबसे ऊपर कौन होते हैं? तो मुंडा राजा होते हैं, मुंडा राजा, ठीक ना। जैसे मदरा मुंडा थे उस टाइप के मुंडा राजा, सुतिया पाहन थे उस टाइप मुंडा राजा होते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब हम अपना सेट लगाते हैं, मगर ये कहीं कहीं होते हैं। मैं बहुत सारे बुक में देखा हूँ तो पढ़ा राजा तक ही थे। ये मैं एक शिवांगन का बुक देख रहा था, उसमें थे कि पढ़ा राजा को ऊपर रखा था वो, तो आप देख लीजिएगा, ठीक ना। ज़्यादातर क्वेश्चन ये मुंडा राजा से नहीं, पढ़ा राजा तक ही आता है। मगर आप एक ठो और समझ लीजिएगा कि ये फोर्थ है ना, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है ना, ऐसे यहाँ पे मुंडा राजा होते हैं, ठीक ना। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसी टाइप ये सबका सर्वोच्च अधिकारी मुंडा राजा होते हैं। चलिए, कंफर्म हो गया। चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम टेस्ट लगा लेंगे। टेस्ट लगाने से हमें ये पता चल जाएगा कि हम जितना पढ़े हैं हमें याद है कि नहीं है। चलिए, स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन, मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम का प्रधान क्या कहलाता है? बात हो रही है यहाँ ग्राम का प्रधान, ग्राम पंचायत का प्रधान नहीं, ग्राम का प्रधान। सही कह रहे हैं आप। इसका जो आंसर होगा वो होगा मुंडा, क्योंकि गांव का जो प्रधान होता है वो मुंडा होता है। या फिर आपको ये भी कह दें खूटकटी गांव का प्रधान कौन होता है, तो वो भी मुंडा ही होता है, ठीक ना। चलिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मुंडाओं की जो ग्राम पंचायत है उसको क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कि ग्राम पंचायत को हम खूटकटी पंचायत भी कह सकते हैं, ठीक ना। इस ग्राम पंचायत को खूटकटी पंचायत भी कहा जाता है, और इस खूटकटी पंचायत को हम हातू पंचायत भी कहते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हातू पंचायत, मतलब मुंडाओं की जो ग्राम पंचायत है उसको हम हातू पंचायत भी कहते हैं। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन आराम से पढ़ेगा, ठीक है। पढ़ा या पढ़ा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसको आप ध्यान रखिए, असत्य पूछा है, असत्य।
चलिए पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, यह एक क्या है, अंतर्ग्रामीण पंचायत होती है। सही बात है, अंतर्ग्रामीण पंचायत होती है। पहला जो है हो गया, सही हो गया। इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका की संज्ञा दी जाती है। सही बात है भाई, पढ़ा सबसे ऊपर होता है। थर्ड क्या है, इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। ये गलत है, ये क्या गलत है, क्योंकि मुंडा शासन व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान दिया ही नहीं जाता, क्योंकि ये भागीदारी नहीं कर पाते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में महिलाओं को कोई काम ही नहीं रहता, इसलिए ये जो थर्ड है ऑप्शन है, इसको आप गलत मानेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, और ये एक बात मैं बताता हूँ, उरांव की जब हम शासन व्यवस्था पढ़ेंगे उसमें महिलाओं को, मतलब महिलाएं थे ना, वो पंचायत में शामिल हो सकते थे, मगर जो मुंडा जनजाति महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक ना, वो प्रशासनिक व्यवस्था में भाग नहीं लेती है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, तब पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? ये तो पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन गलत है। देख लीजिएगा, इसमें परगणित है, हातू है, पुजार है, अखाड़ा है, तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। ठीक है, पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? हाँ, ये सॉरी, इसको आप लगा सकते हैं। पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? जो पढ़ा पंचायत का जो स्थल होता है, सॉरी ये मैं क्वेश्चन अच्छा नहीं पढ़ा। जो पढ़ा पंचायत का जो स्थल होता है, स्थल मतलब जहाँ पढ़ा पंचायत लगता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको अखाड़ा बोलते हैं। जहाँ पे पढ़ा जो पंचायत का जो स्थान है ना, जहाँ पे सब पढ़ा पंचायत जुट के अपना जो प्रशासनिक कार्यक्रम करते हैं, सभी किसी भी बात विवाद करते हैं, वो कहाँ होता है? वो अखाड़ा में होता है। तो यही पूछ रहा है कि पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? तो अखाड़ा कहते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन थोड़ा अलग समझ लिया था, चलिए आप देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जाती है? सांस्कृतिक केंद्र, जहाँ पे नाच गाना हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको अखाड़ा बोलते हैं। अखाड़ा में होता है क्या प्रशासन, मतलब जो जैसे यहाँ पे वाद विवाद का भी निपटारा किया जाता है, यहाँ पंचायत भी लगती है, यहाँ प्रशासन यानी यहाँ पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी होता है, पूजा पाठ भी होता है। कहाँ होता है? नाच गाना भी, सब अखाड़ा में होता है। तो अखाड़ा आंसर होगा इसका, मतलब सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा अखाड़ा को दी जाती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? अब आप ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत पूछा है, तो अगर ग्राम पूछता तो मुंडा, और फिर ग्राम पंचायत पूछता है तो हाथों मुंडा। ये तो इजी क्वेश्चन था, आप लगा सकते थे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? पढ़ा पंचायत तो पढ़ा राजा कहते हैं क्या? पढ़ा पंचायत ना, यहाँ देखिए, यहाँ कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो हम यहाँ पे एक नया ऑप्शन देखेंगे। पढ़ा पंचायत के जो प्रधान हैं, उसको पढ़ा राजा कहा जाता है। पढ़ा राजा, ठीक है, पढ़ा राजा कहा जाता है, तो इसका आंसर पढ़ा राजा होगा। यहाँ पे जितने भी आंसर दिए होंगे वो सब गलत है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे हम, ठीक ना, ये नहीं 8 नंबर पे। मानकी पद होता है, मानकी का पद क्या होता है? वंशानुगत होता है या निर्वाचित होता है? मैंने आपको बताया था कि जो मानकी का जो पद है वो वंशानुगत होता है। बस एक ही पद है जो निर्वाचित होता है, वो किसका है? वो पढ़ा राजा को निर्वाचित होना पड़ता है, मतलब निर्वाचित किया जाता है पढ़ा राजा को। बाकी सब जो है ना वंशानुगत आते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या था? मानकी का पद वंशानुगत होता है। ठीक है, इसका आंसर ए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? धार्मिक प्रधान जो पूजा पाठ कराता है वो कौन होता है भाई? तो वो पहान होता है। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च स्थान पर अवस्थित है। कौन अवस्थित है? सर्वोच्च स्थान मतलब सबसे ऊपर, हाई कोर्ट समझ लीजिए। हाई कोर्ट पे कौन है भाई? हाई कोर्ट पे क्या है? पढ़ा है, पढ़ा राजा सबसे ऊपर, सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक ना, अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 में क्या है? मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि, देखिएगा ये लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? ठीक है, उसको डाली कटारी भूमि कहते हैं। क्या बोलते हैं?
मतलब पूजा पाठ के चलते जो वाहन को दी जाने वाली भूमि को डाली कटारी भूमि कहते हैं। और अगर भूत भगाने के लिए दिया जाता है तो उसको भूत खेता भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूत खेता भूमि, भूत खेता। ये हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। ठीक ना? ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? इसमें कौन सा कथन असत्य है? असत्य, असत्य क्या है ना, हम लोग सत्य सत्य ज़्यादा देख लेते हैं, तो ये ध्यान से पढ़िएगा, असत्य है। ठीक है ना? असत्य क्या है भाई? चलिए हम चारों को देखते हैं, आप बताइएगा कि क्या है। इस पहला नंबर क्वेश्चन, मुंडा जनजाति महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान दिया जाता है। पहला ही गलत हो गया, क्योंकि महिलाएं भागीदारी ही नहीं होती हैं प्रशासन में, तो पहला ही स्थान गलत हो गया। हमें नीचे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। अखाड़ा मुंडा जनजाति की गांव स्थल का सांस्कृतिक केंद्र होता है। सही है। मुंडा जनजाति में गांव में शांति बनाए रखने हेतु बलि दी जाती है। ये भी सही है। पुजार पाहन का सहायक होता है। ये भी सही है। ठीक है, ये पुजार ही पन भरा है, समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? अभी जस्ट बताया था मैं, उसे हम भूत खेता भूमि बोलते हैं। अगर केवल पूजा पाठ के लिए भूमि दी जाती है उसको डाली कटारी भूमि को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भूत खेता भूमि। भूत भगाने के लिए जो भूमि दी गई उसको भूत खेता भूमि बोलते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन 14 देखते हैं। 14 क्या है? 14 आप देख लीजिए, आराम से पढ़िए इसको। 14 क्या बोल रहा है भाई? मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मुंडा जनजाति का पद वंशानुगत होता है। एकदम सही भाई, वंशानुगत ही होता है। मुंडा का प्रमुख कार्य ग्रामीणों से लगान वसूलना तथा गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना। ये भी सही है। मुंडा गांव के विवादों का निपटारा भी करता है। ये भी सही है। मतलब जितने भी कथन हैं वो सारे कथन सत्य हैं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? जो मुंडा अगर कोई है, अगर मुंडा आया है और जो पेड़ है, वो जंगल है, जंगल को काट के जो अगर वो खेत बनाता है, उस खेत को हम खूट कटी खेत कहते हैं। मतलब खूट कटी भूमि बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखने का, और ये मैं पहले आपको ऊपर बताया भी हूँ। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? खूट कटी भूमि को निर्मित करने वाला कहलाता है। जो खूट कटी भूमि को निर्मित करता है उसको खूट कटीदार बोलते हैं। समझ ना? अगर आप किसी भूमि को खूटकटी भूमि बनाते हैं तो आपको खूट कटीदार बोला जाता है। ठीक है, और एक खूट का मतलब क्या होता है? एक परिवार होता है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये शायद 2 लास्ट क्वेश्चन है, अब देख लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ क्या होता है? खूट का अर्थ क्या होता है? अभी जस्ट बताया था मैं, खूट का अर्थ होता है एक परिवार, एक परिवार। खूट का अर्थ है एक परिवार। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पढ़ा पंचायत सबसे हाई कोर्ट को बोल रहा है। हाई कोर्ट का जज क्या होता है भाई? हाई कोर्ट के जज को पढ़ा राजा बोलते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या बोलते हैं? पढ़ा राजा बोलते हैं। मतलब पढ़ा पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको पढ़ा राजा बोलते हैं। ठीक है, और 22 से 25 पट्टी पंचायत को मिलाकर बनता है ये पढ़ा पंचायत, ये याद रखिएगा। सही है, ठीक है। और ये आज हमारा पूरा MCQ ख़त्म हो गया, नीचे कुछ नहीं है। हाँ ये देखिए, आप अगर आप चाहते हैं कि मेरा आप हैंड रिटन नोट्स ले लें तो आप 40 रुपये में पूरा जो और पूरा प्रशासनिक व्यवस्था है उसका पूरा नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, पूरा नोट्स आप ले सकते हैं आराम से। और प्लस अगर साथ में अगर चैप्टर वाइज MCQ चाहिए तो आप 50 रुपये में पे करके ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपको चाहिए कि आप पूरा JPSC का PT का पूरा हैंड रिटन नोट लेना चाहते हैं, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स 500 रुपये में आपको आएगा, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप SMS करके आप ले सकते हैं। और मैं हर एक चैप्टर का, जैसे कि मैं हर एक चैप्टर को पढ़ाता हूँ ना, हर एक चैप्टर का मैं एक वीडियो बनाऊँगा और वो जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा ना उसके नीचे लिंक रहेगा। अगर आप जहाँ भी दिक्कत होगी आप मेरे वीडियो को देख के उस नोट्स को लेके पढ़ेंगे, आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर रहेगा। ठीक है, ठीक है। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप देख लीजिए। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी टेबल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपका साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप अधिकारी नहीं बन जाते। तो अफसर बनने का सफ़र स्टार्ट हो गया है, आप तैयारी शुरू कर दीजिए और हम ये आपको वादा करते हैं कि हम पूरी तैयारी कराएंगे। ठीक है ना?
आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप नोट्स नहीं खरीदना चाहते कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से नोट्स बनाइए, खुद का नोट्स सबसे बेस्ट होता है, ठीक ना। अब आराम से पढ़िए। ये नोट्स उनके लिए है जिनके पास जो जॉब करते हैं और चाहते हैं कि वो भी प्रशासनिक सेवा में अधिकारी बने, उनके लिए है वो। नहीं तो अगर आप फ्री हैं तो आप आराम से नोट्स बनाइए, अपने खुद से नोट्स से पढ़िए, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक ना। चलिए धन्यवाद। अब कल हम अलग शासन व्यवस्था के साथ आएंगे। चलिए तब तक धन्यवाद, थैंक यू।